तो सबसे पहले हर बच्चा क्या करता है, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट फॉर, वो जाके यूट्यूब पे लिखेगा इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी। एंड मुझे लगता है ये चीज बड़ी गलत है। क्यों गलत है? देयर इज अ रीजन। ठीक है, बुक लिस्ट तो सबकी फिक्स है, सारे स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, सब टॉपर, सारे सिलेक्टेड, हम लोगों ने अपने प्रिपरेशन के दौरान सबने वही बुक्स फॉलो की हैं, बस उसमें कुछ अपडेशंस आ गई हैं। 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने बाद तो खत्म हो जाते हैं। 3 महीने तक तो भी मैंने सस्टेन होते हुए लोगों को देखा है। 3 महीने के बाद पूरा मोटिवेशन खत्म, कहानी खत्म, समझ में आता है हमसे ना हो पाएगा और फिर दे गिव अप। और उसके बाद वो फीस भी बर्बाद करते हैं, कोचिंग की भी फीस बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, सब करते हैं। अपने आप से सच्चाई बोलनी पड़ेगी कि भाई मैंने आज कितना गेन किया। अगर आप अपने से सच नहीं बोलोगे तो आप हमेशा इस लूप में फंसे रहोगे। तो पहली चीज, सबसे बड़ी गलती, ब्लाइंड क्रैमिंग। दूसरी चीज, बहुत ही रैंडमली हम पढ़ना। आज मेरा मन है, आज मैं ट्रम्प की तरह सोचूंगा और सीधा जो है पार्लियामेंट पढ़ना शुरू कर दूंगा। मत सुनो किसी की भी, मत सुनो। लुक एट द पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, लुक एट दोज पीपल जिन्होंने इस एग्जाम को सिंपल तरीके से क्लियर किया है। 9 अटेम्प्ट में 6 अटेम्प्ट में क्लियर किया, उनको नहीं देखना हमें। क्यों? क्योंकि हमें उतना अटेम्प्ट नहीं लगाना। हाउ द रिवीजन साइकिल वर्क्स, रिवीजन कैसे करें? सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग के बाद ही, तो फर्स्ट रीडिंग के साथ पहले 24 घंटे के अंदर ही आपको फर्स्ट रिवीजन कर लेना है। यानी कि पहली बार रिवीजन आप उसी समय देन एंड देयर फर्स्ट रिवीजन आप कर लोगे। नमस्कार दोस्तों, तो आपके लिए एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, जब आप अपनी यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं। मतलब स्टार्टिंग के भी कई सारे स्टेजेस होते हैं, मतलब बिगिनर बच्चे के भी कई सारे स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज तो ये होता है क्या मुझे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या मैं कोचिंग ले लूँ, क्या कोचिंग लेकर के फायदा है, प्रिपेयर करके क्या फायदा होगा, कितने साल में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है, मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, मैं इतने साल में सेलेक्ट हो जाऊंगा, सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। ये सारा चीज जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग हर इंसान ये काम करता है और हर एग्जाम का बच्चा ये काम करता है, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, किसी का भी बच्चा हो। और खास तौर से नीट जेई तो छोड़ दीजिए, नौकरी वाले जितने एग्जाम है, चाहे वो ईपीएफओ का बच्चा हो, पीसीएस का बच्चा हो, एसएससी का बच्चा हो, सब नौकरी वाले बच्चे तो ये काम करते हैं कि भाई इतना टाइम मैं इन्वेस्ट करूंगा और उससे मुझे इतना रिटर्न जो है वो मिलेगा। अब मुझे ज्यादा टाइम लग सकता है तो मैं 3 अटेम्प्ट के बाद छोड़ दूंगा, मैं नौकरी पकड़ लूंगा। ये सारी चीजें होती है। वो बहुत ही पहला स्टेज होता है कि क्या मुझे प्रिपरेशन करनी भी चाहिए और क्या यूपीएससी सीएससी की ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि पहला वाला स्टेज आपने ऑलरेडी क्रॉस कर लिया है, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ अपने इंडियन पॉलिटी की जो मेरी सीरीज चल रही है उसके अंदर जुड़े भी हुए हैं। और उस सीरीज में अगर आप नहीं जुड़े, बाय द वे मैं बता दूं आपको, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम इंडियन पॉलिटी के लाइव सेशंस करते हैं, जो कि आपके लिए पूरी तरीके से फ्री हैं। और ये लाइव सेशंस इतने डिटेल्ड होते हैं कि जो आपको कोर्स में लाख 1.5 लाख रुपए वाली फीस जो आप भर करके जो चीज पढ़ते थे, उसको हम फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल के ऊपर पढ़ रहे हैं। तो हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर सैटरडे को ये डिस्कशन होता है। लाइव पॉलिटी सेशंस जो है वो आपके लिए लगाए जाते हैं, जो आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जब आप लाइव सेक्शन में जाओगे तो उसमें उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो पहला स्टेज तो ये होता है। दूसरा स्टेज होता है जब हम ये प्रिपेयर कर लेते हैं, हम इसके लिए सेट हो जाते हैं कि अब हमें यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन करनी है। तो फिर आपके लिए दूसरा स्टेज होता है कि कौन से सब्जेक्ट को कैसे अप्रोच करें। जैसे अब हम देखते हैं कि 4 सबसे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया और ज्योग्राफी हो गया। ये 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं। तो सबसे पहले हर बच्चा क्या करता है, इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट फॉर, वो जाके यूट्यूब पे लिखेगा इंपॉर्टेंट बुक लिस्ट फॉर यूपीएससी सीएससी। एंड मुझे लगता है ये चीज बड़ी गलत है। क्यों गलत है? देयर इज अ रीजन। ठीक है, बुक लिस्ट तो सबकी फिक्स है, सारे स्टैंडर्ड बुक लिस्ट है, सब टॉपर, सारे सिलेक्टेड, हम लोगों ने अपने प्रिपरेशन के दौरान सबने वही बुक्स फॉलो की हैं, बस उसमें कुछ अपडेशंस आ गई हैं। तो बुक लिस्ट सबके लिए सेम है, वो देखना चाहो अब देखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हम सीधा बुक लिस्ट देखते हैं और हम अप्रोच नहीं समझ पाते, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करूंगा। सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं कि हम इंडियन पॉलिटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। हमारी अप्रोच क्या होगी इंडियन पॉलिटी को पढ़ते वक्त, हम किस अप्रोच से इंडियन पॉलिटी को पूरा कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, कैसे हमें रिवीजन करना है, रिवीजन की साइकिल क्या होगी, लक्ष्मीकांत पढ़ना है नहीं पढ़ना है, उसके अलावा कौन से रिसोर्सेस पढ़ने हैं, कौन कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है। ये सारा कुछ इंडियन पॉलिटी के लिए जो कुछ भी आपको चाहिए होगा इस पूरे साल में, जो कुछ भी आपको लगेगा, चाय पानी नाश्ता, वो सब कुछ इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को डिटेल में देखने के बाद आपका ये जो डाउट है इंडियन पॉलिटी को लेकर के, वो सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। और अगर कोई डाउट बचते भी हैं इसके बाद, वैसे तो बचने नहीं चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ एग्जांपल्स। मैं बहुत सारे एग्जांपल्स देकर के आपके साथ डिस्कशन करूंगा। अगर कोई डाउट बचता भी है तो आप कमेंट करना, कमेंट का रिप्लाई आई विल डू, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट डिस्कसिंग, बट बिफोर नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। सबसे पहले
इंडियन पॉलिटी जब हम शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं? सबसे बड़ी मिस्टेक होती है दैट वी स्टार्ट मगिंग अप, वी स्टार्ट मेमोराइजिंग। हम सोचते हैं कि लक्ष्मीकांत उठाऊं, क्योंकि पहले दिन हमारा मोटिवेशन लेवल 100+ रहता है। हमने बहुत सारी रील देखी होती है, हमने अपने कॉलोनी में एक भैया को देखा कि उनकी तो पूरी जिंदगी बदल गई। आज से पहले उनको कोई पूछता नहीं था, अब वो जब कॉलोनी में आते हैं तो लोग आगे पीछे उनके दौड़ रहे हैं, रिश्तेदार उनके घर मोमोज बना के ले जा रहे हैं, कोई इडली बना के ले जा रहा है, कोई मटन चावल उनको खिलाने बुला रहा है अपने घर पर, पूरी उसकी जिंदगी बदल गई। वाह, अगर मैं भी क्लियर कर लेता हूं तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। हम इस मोटिवेशन से आते हैं और जैसे ही हम इस पूरे स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क के अंदर घुसते हैं हमारी हालत खराब हो जाती है। 10 दिन 20 दिन 1 महीने 2 महीने बाद तो खत्म हो जाते हैं। 3 महीने तक तो भी मैंने सस्टेन होते हुए लोगों को देखा है। 3 महीने के बाद पूरा मोटिवेशन खत्म, कहानी खत्म, समझ में आता है हमसे ना हो पाएगा और फिर दे गिव अप, दे एंड अप गिविंग अप। और उसके बाद वो फीस भी बर्बाद करते हैं, कोचिंग की भी फीस बर्बाद करते हैं, अपना टाइम भी बर्बाद करते हैं, सब करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि रॉन्ग वे से शुरू करते हैं एंड वो चीज उनके लिए इम्पॉसिबल हो जाती है। तो सबसे रॉन्ग वे पॉलिटी को करने का, अगर मुझे सबसे गलत तरीके से पॉलिटी करनी है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एकदम ब्लाइंड क्रैमिंग स्टार्ट कर दूंगा उसकी। मैं उसको रटने लग जाऊंगा। मैं लक्ष्मीकांत को रटना है, भाई मुझे आज रटना है, मुझे प्रियम्बल रटना है, मुझे आज फंडामेंटल राइट रटना है। वो रटने वाली मानसिकता जो है, वो घंटे घंटे लगा करके स्टॉप वॉच लगा करके पढ़ने वाली मानसिकता है। आप उससे बाहर निकलिए कि आज 4 घंटे पढ़ लिए पापा, आज 4 घंटे पढ़ लिए। ये जो बचपन में करते थे ना क्लास 9 10th में, ये चीज छोड़ दो। अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन में आ रहे हो, यू हैव टू बी ट्रू टू योर सेल्फ। आपको कोई देखने नहीं आएगा, आपके पापा मम्मी आपसे दूर बैठे होंगे, कोचिंग वालों को सिर्फ आपसे इतना मतलब है कि वो आपको पढ़ा दिए, क्लास हो गई, बात खत्म, आप घर जाके क्या कर रहे हो किसी को नहीं पता। आपके दोस्त, आपके यार आपको सब पीछे खींचेंगे। आपको अपने आप से सच्चाई बोलनी पड़ेगी कि भाई मैंने आज कितना गेन किया। अगर आप अपने से सच नहीं बोलोगे तो आप हमेशा इस लूप में फंसे रहोगे। तो पहली चीज, सबसे बड़ी गलती, ब्लाइंड क्रैमिंग। दूसरी चीज, बहुत ही रैंडमली हम पढ़ना। आज मेरा मन है, आज मैं ट्रम्प की तरह सोचूंगा और सीधा जो है पार्लियामेंट पढ़ना शुरू कर दूंगा, फिर मैं सीधा कूद जाऊंगा अमेंडमेंट्स के ऊपर, फिर मैं सीधा एकदम लास्ट में पहुंच जाऊंगा, विच इज वेरी रॉन्ग। एक तरीका है, एक उसका ऑर्डर है और उसी ऑर्डर से आपको ये पढ़ाई करनी है। और ये सबसे बड़ी गलती जो मैंने सारे बच्चों में देखी है, जनरली जितना बच्चा होता है सब ऐसे ही करता है। व्हाट दे डू इज कि वो कोचिंग के नोट्स को फॉलो करने लग जाते हैं विदाउट हैविंग दैट अंडरस्टैंडिंग। अब देखो होता क्या है, ऑफलाइन में तो ये बहुत समस्या मैंने देखी, हम लोग के समय पे तो बहुत ज्यादा थी। कोचिंग में आप जाके बैठते हो, 400 बच्चा बैठा हुआ है, टीचर है वो आता है एक पेज लेके, एक सो कॉल्ड कोचिंग है, मैं नाम नहीं लूंगा, सो वो पेज लेके आया, उसने रीडिंग शुरू कर दी, हाँ लिखो, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पॉलिटी इज दैट, और वो पढ़ रहा है, बस वो पढ़ रहा है, नोट्स आप लिखे जा रहे हो। आपने उसको लिखा, फिर आप घर आकर के उसी नोट्स को पढ़ रहे हो। अब आप नोट्स तो पढ़ रहे हो और आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपके इंटेंशन भी अच्छे हैं कि मुझे सब समझ में आ जाए, बट समझ कुछ नहीं आ रहा है। क्यों? बिकॉज आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ही नहीं हुई है, उस आदमी ने आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कराई है, और उसकी वजह से आपका पूरा सब्जेक्ट खराब हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट मर जाएगा उस सब्जेक्ट के अंदर। अब व्हाट इज द राइट वे टू अप्रोच पॉलिटी? द बेस्ट वे टू अप्रोच पॉलिटी अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने समझा है, is the best way to approach Indian polity is to understand and to apply. तो दो चीजें हैं, एक तो पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज एप्लीकेशन, उसका अप्लायंस, उसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको इस डिस्कशन के दौरान दूंगा। जैसे मान लो मैंने आर्टिकल 32 उठा लिया। आर्टिकल 32 जब मैंने उठाया तो मैंने देखा कि आर्टिकल 32 में क्या है। आर्टिकल 32 को अगर आप पढ़ोगे, व्हाट इज आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, जुडिशियल रिव्यू, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है ये बात। आप यूपीएससी एस्पिरेंट हो, आपको अलग से क्या पता है, तो पूरी दुनिया को पता है। क्या यूपीएससी पूछेगा व्हाट इज गिवन इन आर्टिकल 32? विल यूपीएससी आस्क अ शिटी क्वेश्चन लाइक दिस? नो, नेवर, नेवर एवर दे विल आस्क एज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन एज दिस, दे विल नेवर एवर आस्क। सो व्हाट दे आर गोइंग टू आस्क, वो पूछेंगे कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो कौन से राइट्स को इंफोर्सिबल कराती है, राइट? वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, एक लेवल के डेप्थ में जाके पूछेंगे। रिट्स कितने टाइप्स के होते हैं, कौन सा रिट कौन सी सिचुएशन पर अप्लाई होगा, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। या वो पूछ लेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कैसे इन्फोर्सिएबल है, या वो पूछ लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं उसमें कोई नई डेवलपमेंट आई है क्या, पीआईएल का कॉन्सेप्ट कैसे इससे लिंक्ड है, या आर्टिकल 32 से कैसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो क्या नई डेवलपमेंट्स कर रही है इंडियन पॉलिटी के अंदर। ये सारी चीजें जो होती हैं वो पूछी जाती है यूपीएससी के अंदर, एंड दिस इज हाउ यू अप्लाई। तो जब आप आर्टिकल 32 पढ़ोगे, आप एक्चुअल सेंस में पढ़ोगे कि इसका यूज कैसे होता है, लोग कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू अपने राइट्स बचाते हैं, कौन कौन से राइट्स कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के थ्रू आए हैं, जिनमें केसेस हुए हैं, फिर उन केसेस से कैसे निकल करके आया है। ये सारी चीजें आप आर्टिकल 32 में पढ़ते हो। तो इसका मतलब क्या है, आपको एक तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, वर्किंग समझ करके कैसे वर्क करता है, फिर उसका कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप उसको अप्लाई कर पाओगे। फिर बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं
जहां पर हाउ द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स, हाउ द पॉलिटी वर्क्स, हाउ द एग्जीक्यूटिव वर्क्स, ये सारी चीजें आपको वहां पर समझ में आएंगी। तो एजेंडा बहुत क्लियर है, हमें मेमोराइजेशन के लिए नहीं पढ़ना, हमें नोट्स बनाने के लिए सिर्फ मैं लिख लेता हूं, बाद में देखा जाएगा, जो अभी लिखा हुआ वो लिख देता हूं यहाँ पर, जो कोचिंग में लिखवा दिया गया वो लिख लेता हूं यहाँ पर, बाद में देखूंगा क्या है। अगर आप इस चक्कर में पढ़ोगे तो हर टॉपिक में बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा, बाद में देखूंगा, अरे कितने टॉपिक बाद में देखोगे और कितने कंसेप्ट बाद में समझ जाओगे। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कभी लास्ट में नहीं होती, लास्ट में सिर्फ रिवीजन होता है। आपके पास ना टाइम, अभी जैसे प्रीलिम्स है ना, आप कभी किसी ऐसे बच्चे से जाकर के मिलना जो इस साल प्रीलिम्स दे रहा हो और उससे पूछना क्या मानसिकता है तुम्हारी, क्या क्या माइंडसेट क्या है, उसकी हालत खराब होगी, उसकी हालत खराब होगी, हलक से खाना नहीं उतर रहा होगा उसके। जिसने अच्छी प्रिपरेशन की होगी, जिसने मेहनत की होगी ना, उसके हलक से इस समय खाना नहीं उतर रहा होगा। पढ़ना, नया कुछ पढ़ना तो छोड़ दो, वो रिवीजन में इतना बिजी होगा और नया पढ़ने का तो टाइम ही नहीं होगा उसके पास, जो अभी पेपर दे रहा होगा। और ये बेस्ट टाइम है उससे मिलने का, जाके मिल लेना एक बार, उनकी मानसिकता देख लेना क्या हालत होती है प्रीलिम्स के जस्ट पहले। तो हमें ये सारे काम शुरू में कर लेने हैं, ये अंडरस्टैंडिंग वाला सारा एप्लीकेशन का काम जब हमारे पास टाइम है तभी कर लेना, बाद में इसके लिए आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं बचेगा। एंड माइंड दिस, आई एम टेलिंग यू दिस नाउ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कौन सी बुक्स हमें फॉलो करनी चाहिए। अब यहां पर देखो, आपको बताने वाले बहुत सारी किताब बताएंगे, बताने वाले, ज्ञान देने वाले खूब ज्ञान देंगे। बहुत लोग आपको MP जैन बता देंगे, DD बासु बता देंगे, HM शेरवही भी बहुत लोग बता देंगे आपको, PM बख्शी कुछ लोग रिकमेंड कर देंगे। मत सुनो किसी की भी, मत सुनो। लुक एट द पीपल हु हैव क्लियर्ड दिस एग्जाम, लुक एट दोज पीपल जिन्होंने इस एग्जाम को सिंपल तरीके से क्लियर किया है, 9 अटेम्प्ट में, 6 अटेम्प्ट में क्लियर किया, उनको नहीं देखना हमें। क्यों? क्योंकि हमें उतना अटेम्प्ट नहीं लगाना। तो हमें क्या करना है, उनको देखना है जिन्होंने सिंपल तरीके से एग्जाम को क्लियर किया, जो 2-3 अटेम्प्ट वाले लोग हैं, जो 2-3 अटेम्प्ट वाले टॉपर्स हैं। आप जाकर के सब मैक्सिमम टॉपर्स के रिकमेंडेशन देखो, दे ऑल रिकमेंड द सिंपल वे, द वे इज वन। आप वही फॉलो करिए, आपको नहीं जरूरत है कुछ अलग से करने की। तो क्या करना चाहिए, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूं कि व्हेन यू शुड स्टार्ट विद एनसीईआरटी। दिस इज माय पॉइंट। हालांकि बहुत लोग ऐसे भी आपको मिलेंगे जो कहेंगे एनसीईआरटी आप स्किप कर सकते हो। मैं आपको उसका रीजन बताता हूं व्हाई यू शुड नॉट स्किप एनसीईआरटी। देखो, एनसीईआरटी 9 to 12 की आपको पढ़ लेनी चाहिए, और अगर इसमें भी आप देखो, आप कहोगे 9 to 12 बहुत ज्यादा हो जाएगा, कुछ और बता दो, तो इसमें भी अगर आप छोड़ना चाहो तो मैं कहता हूं क्लास 11-12 आप पढ़ लो। और अगर इसमें से भी सेलेक्ट एंड चूज करना है तो क्लास 11 तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। एज एन यूपीएससी एस्पिरेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। वैसे तो 9 to 12 की एनसीईआरटी पूरी ही करना बहुत ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब इसके पीछे का रीजन क्या होता है, जब हम अपने कोर्स में देख रहे थे तो हमने एकदम इस कोर्स में डेवलप होते हुए इन चीजों को देखा है। सबसे पहली चीज क्या होगी, एनसीईआरटी पढ़ने से एक तो वो बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है, खूब सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, केस स्टडीज दी हुई हैं, एप्लीकेशंस दिए हुए हैं, उसमें डब्बे डब्बे में जो बना करके वो दिया हुआ है। उससे क्या होता है कि एक तो इजी लैंग्वेज प्लस कंसेप्ट ओरिएंटेड एनसीईआरटीज हैं, यानी कि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग उसके ऊपर डेवलप होती है। जैसे जब वो पंचायत के बारे में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि गांव में ऐसे एक स्कूल बना, पंचायत कमेटी को उसका वो सौंपा गया, एडमिनिस्ट्रेशन सौंपा गया, उसने इस तरीके से उसको एडमिनिस्ट्रेशन किया। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ऐसे तमाम एग्जाम्पल्स आपको दिखेंगे। इससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक कि ये पंचायत में क्या होता है, पंचायत कैसे काम करती है, उसे कितने लेयर्स होते हैं, उसे कितने टायर सिस्टम्स होते हैं, उनका फाइनेंस कौन संभालता है, डीएम का क्या रोल होता है उसमें, बीडीओ का क्या रोल होता है। ये सब कुछ आप वहां पर अपने आप आपको समझ में आने लगेगी। इसीलिए एनसीईआरटी 9 to 12 का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसको मिस मत करना। ट्रस्ट मी ऑन दिस, डोंट मिस दिस। ट्राई कंप्लीटिंग 9 to 12 एनसीईआरटी वेरी क्विकली। और अब क्या करना है, एनसीईआरटी के नोट्स बनाने हैं क्या। बहुत लोग को मैंने देखा जो एनसीईआरटी के नोट्स बनाते हैं। नो, यू डोंट हैव टू मेक नोट्स ऑफ एनसीईआरटी। आप एनसीईआरटी का नोट मत बनाइए, आप सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे डेमोक्रेसी के क्या क्या फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये दिया हुआ एनसीईआरटी में। तो मैंने देखा कि पहला फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, तीसरा फैक्टर ये है। मैंने सिर्फ उस पर हाईलाइट कर लिया कि पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। अब मेरे दिमाग में फ्लो चार्ट तैयार हो गया है कि डेमोक्रेसी देखना है किसी देश में, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये 3 चीजें देखो उस देश में है क्या, तो वो डेमोक्रेटिक नेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो इस तरीके से ऐसा एक फ्लो चार्ट आप अपने दिमाग में भी तैयार करो, और चाहो तो इस फ्लो चार्ट को या इस माइक्रो डायग्राम टाइप को बना सकते हो अपनी कॉपी में, पर बनाना मत, आप वहीं एनसीईआरटी में उसको मार्क कर लो, ज्यादा बेटर होगा। इतने सारे नोट्स आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। सेकंड थिंग इज द बाइबल ऑफ पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, दैट इज एम लक्ष्मीकांत। सो अब ये बहुत लोग आपको बोलेंगे, और आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे कि देखो एम लक्ष्मीकांत से तुम्हारा प्रीलिम्स हो जाएगा बट मेंस नहीं होगा। ये कॉमन चीज है, वो आदमी भी बोलता है जिसने कभी मेंस नहीं दिया। अब क्या ये वो लोग जो बोलते हैं, जो सुनी सुनाई बात करते हैं, क्या वो सही है? बिल्कुल सही है कि लक्ष्मीकांत से अगर आप ये चाह रहे हो कि मैं मेंस का बहुत अच्छा आंसर लिख पाऊंगा, वो नहीं हो पाएगा, दैट कैन नॉट बी डन। बट यस, क्या लक्ष्मीकांत अगर हम छोड़ दें, मेंस
के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अगर हम सोच रहे हैं तो लक्ष्मीकांत अगर हम छोड़ दें, क्या कोई और किताब है जो मेंस और प्रीलिम्स लेवल का दोनों लेवल पर बढ़ा सकती है हमें? नहीं है, इट इज नॉट देयर इन द मार्केट। तो व्हाट शुड आई डू? यू विल फॉलो लक्ष्मीकांत, आप लक्ष्मीकांत ही फॉलो करेंगे, और लक्ष्मीकांत को फॉलो करने के साथ आप कोई भी एक सीरीज फॉलो कर सकते हैं। एक बहुत अच्छे टीचर को फॉलो करते हैं जिसने पॉलिटी को अच्छे से पढ़ा रखा है, जो मेंस लेवल का पढ़ा रखा है, क्वेश्चंस दिखा करके पढ़ा रखा है, बता देता है कि यहां से ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, एक एनालिटिकल थिंकिंग आपकी डेवलप करा देता है। ऐसी किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लेंगे जिसके कंटेंट में दम हो, वो बकैती करे वो नहीं, एक कंटेंट में दम वाला जो बंदा होगा आप उसको फॉलो कर लो। तो इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमारी चल रही है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, आप एक बार चेक कर सकते हो। वो वीडियोस काफी एनालिटिकल थिंकिंग के साथ, काफी रीजनिंग के साथ उसको बनाई गई है, उसमें बहुत सारा दिमाग लगाया गया और उसमें कंटेंट पर बहुत काम किया गया। आप चाहो तो उसको फॉलो कर सकते हो। तो यू फॉलो माई नोट्स, जो मैं क्लास में करा रहा हूँ उसके साथ आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर लेंगे, दैट विल बी इनफ। इससे आपका प्रीलिम्स भी हो जाएगा और मेंस भी हो जाएगा, दोनों काम यहां से इट विल बी डन। तो क्या लक्ष्मीकांत मुझे पढ़नी है? लक्ष्मीकांत ही पढ़नी है। और इसका सीक्वेंस क्या होगा? सीक्वेंस विल बी वेरी सिंपल। पहली रीडिंग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, सेकंड रीडिंग से नोट्स बनाने शुरू करने हैं, थर्ड रीडिंग हमारी रिवीजन वाली रीडिंग होगी, और फोर्थ लेवल पर जब आप पहुंचेंगे वो फोर्थ लेवल पीवाईक्यू इंटीग्रेशन का होगा। कौन से टॉपिक से कितना वेटेज है, कहां से कितने क्वेश्चन आए हैं, ये सारी चीजें आप वहां पर करेंगे। इस पर हम थोड़ा सा और डिटेल में भी चर्चा करेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए तो बोल दिया, लेकिन इसको पढ़े कैसे? हाउ शुड वी रीड लक्ष्मीकांत? व्हाट शुड बी द आइडियल वे टू रीड लक्ष्मीकांत? लक्ष्मीकांत को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका क्या हो सकता है? अगर आप टारगेट लेके पढ़ोगे कि आज मैं एक चैप्टर ये वाला कंप्लीट कर लूंगा, अगर आप ये टारगेट लोगे, सपोज मैंने बोल दिया हवे हवे में, आज मैंने सोच लिया दिमाग में कि पार्लियामेंट का जो टॉपिक है, पूरा चैप्टर है, उसको आज मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक होगी। क्यों होगी? क्योंकि पार्लियामेंट चैप्टर बहुत बड़ा है। एक दिन में पूरा चैप्टर पढ़ना, समझना और याद रखना इज नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो मैंने गलत टारगेट ही ले लिया। जैसे अभी मेरी कुछ दिनों पहले किसी एक बच्चे से बात हो रही थी, वेरी नाइस स्टूडेंट, उसने कहा कि मैं टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ। आई सेड व्हाई, क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहे हो अपने टारगेट्स? कहा नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा, बट मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बैठ भी रहा हूँ, मैं 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, फिर भी मेरे से टारगेट नहीं अचीव हो रहा है। नहीं, क्योंकि तुमने टारगेट ही इतना हाई सेट कर लिया है जो 6 घंटे में अचीव नहीं हो सकता। और यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम थी। जब उसने देखा तो उसने कहा हाँ ये प्रॉब्लम है। आई सेड कि जब भी हम टारगेट सेट करते हैं उसको हम अपने दिमाग लगा करके इस तरीके का टारगेट सेट करो जो अचीवेबल हो एटलीस्ट, और इसीलिए इजी टारगेट शुरू में आप सेट करिए। तो लक्ष्मीकांत के मैं 100 पेज पढ़ लूं और उसको पूरा रट लूं, नॉट एट ऑल, नॉट फिजिबल, मत करना ये। वरना वो पूरी अपने आप में वो किताब पूरी एक समंदर है, आपको डुबा देगी उसमें और आप गायब हो जाओगे, उसमें गोते लगाते रह जाओगे, लक्ष्मीकांत ही कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो बेस्ट वे इज टू फर्स्ट रीड वेरी वेरी स्लोली एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड थिंग्स। आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। लक्ष्मीकांत की एक रीडिंग मारो, उसके बाद लेक्चर देखो, वहां पर आपको समझाया जा रहा है तो उसको समझो, और वापस से फिर लक्ष्मीकांत पर आओ। देन यू शुड अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉपिक्स। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, मैंने पढ़ लिया और मैंने पढ़ा कि भाई सीएजी जो होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, वो ऑडिट करता है, ऑडिट करके वो एक रिपोर्ट बनाता है और रिपोर्ट को पार्लियामेंट में प्लेस करता है। अब जब मैंने ये पढ़ लिया तो मेरे दिमाग में एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया। कैसे स्ट्रक्चर तैयार हो गया? तो मैंने क्या किया कि जो स्ट्रक्चर है मैं आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं। जैसे मान लो ये सीएजी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है। तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है ये तो एक व्यक्ति है, ये एक बंदा है। अब सवाल ये भी खड़ा होता है कि एक बंदा जो है वो इतने सारे काम, ये इतना बड़ा गवर्नमेंट का रिपोर्ट कैसे ऑडिट करेगा? तो फिर मैंने देखा कि भाई इसमें मेरे टीचर ने पढ़ाया कि IAS यानी कि इंडियन अकाउंट्स एंड इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विसेज के जो पर्सन होते हैं वो लोग इनकी मदद करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे एक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ये लोग तैयार करते हैं, और इस रिपोर्ट को क्या करते हैं वो लोग पार्लियामेंट में मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पार्लियामेंट में वो लोग प्लेस करते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद फिर उसके ऊपर डिस्कशंस होता है, पार्लियामेंट में मोशंस लाए जाते हैं, डिस्कशंस होता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो मैंने क्या किया, एक मेरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब जब मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ा तो उससे मेरे पास एक मोटा मोटा फ्रेमवर्क तैयार हो गया। जैसे मान लो मैंने डेमोक्रेसी पढ़ी, तो मैंने डेमोक्रेसी पढ़ी क्या होती है, तो डेमोक्रेसी मैंने पढ़ा पहले क्या होती है, व्हाट इज डेमोक्रेसी। देन हमने देखा कि टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी कितनी होती है, कितने टाइप की डेमोक्रेसी होती है। फिर डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो टर्म्स हैं वो देखा, तो फिर डेमोक्रेसी से रिलेटेड टर्म्स देख लिया। उसके अलावा हमने फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लिए, राइट, फैक्टर्स ऑफ डेमोक्रेसी देख लिए। तो मेरे पास ना एक एक लाइन में एक एक वर्ड में ऐसे लिखने के लिए एक कंटेंट सा तैयार हो गया। कैसे? क्योंकि मैंने अभी पढ़ा और सेम डे की बात कर रहा हूँ, सेम डे मुझे एक दिमाग में स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि मैंने ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर ये पढ़ा। अब यहाँ पर टाइप्स में लिख दूंगा मैं ऐसे, टाइप 1 ऐसा होता है, टाइप 2 ऐसा होता है। डिस्क्राइब करने की जरूरत है, ऐसे एक पेपर पर, ब्लैंक पेपर ले लो, उस पर लिखो।
So this is actually to understand the structure. Now you are understanding the structure, and after understanding the structure you make micro notes like this. You make micro notes like this. लेकिन ये कैसे होना चाहिए? आफ्टर रीडिंग के बाद की ये एक्टिविटी है जो माइक्रो नोट्स बनाने वाली है। अगर आप इसको रीडिंग के साथ साथ करने लगोगे तो वो माइक्रो नोट्स नहीं, वो पूरे आप कंप्लीट लक्ष्मीकांत की एक नई किताब लिख दोगे, क्योंकि उस समय पर हर लाइन पढ़ के आपको इंपॉर्टेंट लगेगी और सारी लाइन में अंडरलाइन करोगे, फिर उसको लिखोगे, फिर अंडरलाइन करोगे, फिर उसको लिखोगे। ये मत करना। पहले रीड करो, फिर उसका एक स्ट्रक्चर बनाओ दिमाग में, ब्लैंक पेपर पे उसको बना दो और वो चीज आपका नोट्स बनेगा। दैट विल बी योर माइक्रो नोट्स। देन व्हाट वी शुड डू, उसी नोट्स को जो आपने प्रिपेयर किया हुआ है, उसी माइक्रो नोट्स को आप रिवाइज करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप उसको 24 घंटे में ही, मतलब आपने अगर सुबह पढ़ा तो शाम को या रात में सोने से पहले उसको एक रिवीजन मार दिया और उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज को हमने सॉल्व कर दिया। दिस शुड बी द एरिया। प्लस और इफेक्टिवली कैसे पढ़ेंगे, टेक्निक क्या होना चाहिए? तो मैं जो सबसे अच्छी टेक्निक फॉलो करता हूँ, जैसे मान लो आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 में बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, हेल्थ है, एजुकेशन है, इन्वायरमेंट है, जस्टिस है, डिग्निटी है। अगर मैं इसको रटना चाहूं और इसके केसेस को रटना चाहूं तो बहुत मुश्किल है। अब मैं क्या करता हूं, जब मैं अपनी क्लास में अपने लाइव सेशन में पढ़ाता हूं, मैंने फंडामेंटल राइट्स पूरा कवर किया है, तो मैंने क्या किया, इसके एक एक जो पार्ट्स हैं उसके साथ जो उसकी स्टोरीज थी उसको काफी व्यापक तरीके से बताया। तो मैंने उसको स्टोरीज से कनेक्ट कर दिया, मैंने उसको किसी इंसिडेंट से कनेक्ट कर दिया, या पीछे पास्ट में ऐसा हुआ था, एक बार इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। ये ऐसे कहानियों से कनेक्ट करके आपको चीज़ें खुद याद हो जाती हैं। जैसे आप देखो, आप अपने कॉलेज से घर जाते हो तो आपको क्या घर का रास्ता याद करना पड़ता है क्या? अपने आप याद हो जाता है, आते जाते रोज आ रहे हैं, जा रहे हैं, याद हो गया है। तो दिस इज हाउ योर माइंड वर्क्स। आपने कोई स्टोरी सुन ली, इट विल क्रिएट अ स्पेस इन योर माइंड। आप जैसे मूवीज देखते हो, आप बहुत कम मूवीज भूलते हो। मूवी देख लिया, बहुत खराब मूवी नहीं है अनलेस और अनटिल वो एकदम ही बहुत बकवास मूवी नहीं है, तब तक आप उसको ध्यान में रखते हो अगर ठीक ठाक की मूवी है। तो उसी तरीके से कनेक्टेड विद स्टोरीज, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। देन कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट हाउ टू मेक नोट्स एंड देन हाउ टू रिवाइज इंडियन पॉलिटी, व्हाट शुड बी द रिविजन साइकिल। नोट मेकिंग, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप पढ़ते पढ़ते नोट्स को मत बनाइए। देन क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें एक पूरी रीडिंग मारनी है, पूरी एक रीडिंग मारनी है उस पर्टिकुलर चैप्टर की। आफ्टर द फर्स्ट रीडिंग, व्हेन यू कम अप टू द सेकेंड रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग के बाद आपका एक स्ट्रक्चर तैयार हो गया, देन यू कम अप टू द सेकेंड रीडिंग और उससे आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। शॉर्ट नोट्स में क्या होगा, कंसेप्ट्स, डेफिनेशंस, अगर कोई फैक्ट है तो फैक्ट लिख देंगे, अगर कोई स्ट्रक्चर है, अगर कोई फ्लो चार्ट है, कोई डायग्राम है, उसको बना लेंगे, ताकि आपके दिमाग में एक उसका ओवरव्यू तैयार हो जाए कि ये चीज़ें जो हैं ये ऐसे वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करता है, ये ऐसे वर्क करता है, ये आपके दिमाग में रेडी हो जाए। आफ्टर डूइंग दैट यू विल मेक फ्लो चार्ट्स ऑफ द चैप्टर। मैंने प्रियम्बल पढ़ा, प्रियम्बल में जो चीज़ें हुई हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसका एक फ्लो चार्ट बना लिया। रफली प्रियम्बल है, प्रियम्बल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लिख लिया, उसके बाद कौन सा वर्ड कब जोड़ा गया वो लिख लिया, और एक एक लाइन में उस वर्ड की क्या मीनिंग है उसको लिख दिया। उससे ज़्यादा ज़रूरी और कुछ नहीं है समझना। एक दो केसेस हैं उसके लिए एक बना लिया, वो आपके सिंगल पेजर्स हो जाएंगे। या आपको कंपैरिजन टेबल, जैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर की बहुत सारी पावर आप पढ़ेंगे, तो प्रेसिडेंट की पावर है, गवर्नर की पावर है, वो आपको मिल जाएगी, तो वो कंपैरिजन टेबल आप बना लोगे। तो मतलब जो नोट्स होने चाहिए आपके, वो इस तरीके से शॉर्ट वे में बनाने, कैसे बहुत कम पन्नों में हम नोट बना पाए। और ये चीज़ मैं कई बार बता चुका हूँ, क्लासेस में बताता हूँ कि लंबे नोट्स रिवीजन में नहीं काम आते। जब आप यहाँ पर रिवाइज पर आओगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। जब बहुत ज़्यादा बहुत बड़े नोट्स होंगे, आप उसको कभी समराइज नहीं कर पाओगे, कभी रिवाइज नहीं कर पाओगे। एंड देन द लास्ट क्वेश्चन, हाउ द रिवीजन साइकिल वर्क्स। रिवीजन कैसे करें? सबसे पहले फर्स्ट रीडिंग के बाद ही जब आपको फर्स्ट रिवीजन करना है, यानी कि 24 घंटे, जो पहले 24 घंटे हैं, तो फर्स्ट रीडिंग के साथ पहले 24 घंटे के अंदर ही आपको फर्स्ट रिवीजन कर लेना है। यानी कि पहली बार रिवीजन आप उसी समय देन एंड देयर फर्स्ट रिवीजन आप कर लोगे। देन कम्स द सेकेंड रिवीजन, मतलब कि हफ्ते भर में जो आपने पढ़ा वो आपका सेकंड रिवीजन होगा। 7 डेज के विदिन आपको सेकंड रिवीजन करना है और फिर 1 महीने के बाद उसका थर्ड रिवीजन करना है। दैट्स इट। 3 लेयर्स ऑफ रिवीजन करने के बाद मेरे ख्याल से आपको खुद ही वो चीज़ें जो हैं वो एकदम टिप्स पर आ जाएंगी। और इसके साथ साथ पीवाईक्यूज देखते रहिए। मैंने आपको बताया पीवाईक्यू इंटीग्रेशन एट द 4th स्टेप आपको करना है, तो वो पीवाईक्यूज देखते रहिए, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और डेवलप होगी। और आप जितना टेस्ट देंगे उतना और अच्छा होगा। तो आप टेस्ट दीजिए, इसके साथ साथ जैसे पढ़ते जाइए टेस्ट देते जाइए, पढ़ते जाइए। हर संडे को कोशिश करिए हफ्ते में 1 टेस्ट आप दीजिए, जो भी पढ़ा उसके ऊपर टेस्ट दीजिए। और आजकल तो जितने भी फाउंडेशन कोर्स बन रहे हैं, एटलीस्ट हम अनअकैडमी में तो ये प्रैक्टिस फॉलो करते हैं कि अपना फाउंडेशन कोर्स में हर आपको जो टेस्ट है वो स्ट्रक्चर वाइज, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट आपको मिलते हैं।
वो टेस्ट दीजिए, आपकी प्रिपरेशन कई लेयर्स में तैयार हो जाएगी। दिस इज द बेस्ट वे हाउ यू कैन कवर इंडियन पॉलिटी फॉर यूपीएससी CSC। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।